हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम लोग यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट सेशन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। जी हाँ, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम। आपका क्वेरी आया था मेरे पास में कि सर इस चैप्टर में बहुत सारा डेटा है, सर इसे कैसे याद रखेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, साथ साथ एक बहुत ही जरूरी काम आप सबके लिए यहाँ करूंगा। क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन करूंगा, याद कराऊंगा, फिर रीड कराऊंगा। ऑलराइट, पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर याद कराऊंगा, फिर रीड करूंगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इस सीरीज को पूरा देखें, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ी होगा। दूसरी बात, जल्दी जल्दी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको आपके आने वाली पढ़ाई में भी इस्तेमाल करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको क्विकली पढ़ा के खत्म कर दूं, क्योंकि फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड डोंट वरी, मैं याद कराने की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आपकी प्रॉब्लम समझ गया आपके साथ में सर, इस चैप्टर में या इस पूरी बुक में और कई जगह हमको बहुत सारा डेटा होगा सर, उसको रिमेंबर करने में, याद करने में उसमें दिक्कत आता है। डोंट वरी, अभी याद करेंगे। अब देखना, सीरीज एंड होने तक आपको जो मैं पढ़ाऊंगा आज, आपको टिप्स पे याद होगा, फिंगर्स पे याद होगा, पूरी आपसे कोई कुछ भी पूछेगा फटाक से बता देंगे। इस चैप्टर में जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा बता देंगे आप। और मैं यहाँ याद रखिएगा हर एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा लास्ट सेशन में हम लोग काफी सारी बातें कर चुके थे। आज इस सेशन में हम लोग बैंकिंग के ऊपर जाने वाले हैं। अच्छा, बैंकिंग में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जो मेजरली कवर किया गया है वो तीन जगह कवर की गई है, तीन सेक्टर्स को कवर किया गया है। एक हमारा बैंकिंग सेक्टर, बोलिएगा बैंकिंग सेक्टर। इंडियन सर क्या, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जी हाँ, क्योंकि फाइनेंस का खास बात होने वाला है तो वहां बैंकर रूल तो आएगा, तो बैंकिंग सेक्टर को कवर किया गया है, बोलिएगा बैंकिंग सेक्टर। दूसरा म्यूचुअल फंड्स एंड तीसरा इंश्योरेंस, ठीक है। इस वाली सीरीज में डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, जो जो मैं एक्सप्लेन करूं उसे ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और मेरे साथ उसको दोहराना भी है ताकि आपको ये याद हो जाए। ऑलराइट, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करूंगा। ऑलराइट, अब यहां पर ये ध्यान से समझते हैं बैंकिंग सेक्टर को। अभी स्क्रीन पे कुछ मत पढ़िएगा, आपको जो स्क्रीन पे मैं लिख के बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा और मुझे बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। लिसन वेरी केयरफुली डियर फ्रेंड्स, हम यहां समझते हैं सर बैंकिंग सेक्टर को। देखिएगा, ध्यान सुनना बेटा, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर जो है ना, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर, अब जी हाँ सर, रेगुलेटर, ऐसा रेगुलेटर चाहिए जो इसकी बिजनेस एक्टिविटीज को, बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी को देख सके। वो कौन होगा, हमारा आरबीआई। क्या सर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, मतलब बैंकिंग बिजनेस करने वाली बैंकिंग कंपनीज, उनको देखना उनकी एक्टिविटी सही हो रही नहीं हो रही है, वो प्रॉपर एक्चुअली अपने लॉस को कंपाइल कर रहे नहीं कर रहे, उनके लिए गाइडलाइंस इशू करना, उनके लिए नोटिफिकेशन इशू करने का काम किसका है, आरबीआई का। ये बात हमको याद हो गया, सिंपल सा। ऑलराइट, अब सर हम ये समझेंगे सर ये बैंकिंग सेक्टर का जो यहाँ पे काम है, ये बैंकिंग बिजनेस का काम है, ये क्या खास काम होता है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा बेटा। ऑलराइट, देखिएगा बैंकिंग सेक्टर जनरली क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। ये इंडिया में ना फाइनेंस, जी हाँ, फाइनेंस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्लस कैश एंड क्रेडिट, आपको पैसा चाहिए कंट्री में, उधार से आपका पैसा आपको मैनेज करना है तो आपको उधार पैसा चाहिए तो, प्लस फाइनेंस हैंडलिंग का वर्क, ये बैंकिंग सेक्टर में ब्रॉडली कवर होता है। ब्रॉडली कवर क्या क्या चीज होती है, तीन चीज होती है, फाइनेंस, कैश एंड क्रेडिट, ठीक है, फाइनेंस एंड कैश एंड क्रेडिट। सर जो ये बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर कितने तरह का बैंक्स आता है, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर एक आता है कॉमर्शियल बैंक, याद कीजिएगा कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीसरा आता है पेमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी, याद कराने का गारंटी ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने बोला बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन होता है, याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर सर आरबीआई है, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर जनरली करता क्या है, ये हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस की यहाँ बातें होंगी, यहाँ कैश की बात होगी, यहाँ पर क्रेडिट का बात होगा। जनरली जब भी वर्ड बैंकिंग आएगा ना लाइफ में, याद रखना आप लोग, याद रखिए जब भी वर्ड बैंकिंग यूज हो रहा होगा, बैंकिंग, क्या याद रखिएगा, बैंकिंग, तो हम वहां पर हम बोलेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंकिंग फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बोलिएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट,
और उसी पैसे को जो लिया है लोगों से उसी के आगे लोन दे देना। एंड प्रोवाइड व्हाट, लोन, प्रोवाइड लोन, ये बैंकिंग एक्टिविटी होती है, प्रोवाइड लोन्स, याद रखिएगा लोन्स अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स। बहुत सिंपल समझना, आपने जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया उसमें एफडी कराया, आरडी कराया, सेविंग अकाउंट्स ओपन किए, बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, बैंक क्या करता है, बिजनेस करता है। बिजनेस कैसे करेगा, उसी पैसे को जिसको जरूरत होगा उसको आगे दे देगा। तो बोरिंग एंड लैंडिंग का बिजनेस चल रहा है वहां पर। तो बैंक क्या कर रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपसे क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स किसको दे रहा है, जिसको जरूरत है उस पैसे का। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। सर इससे क्या होगा, फॉर किस लिए कर रहे हैं, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। बैंकिंग बिजनेस कोई धर्म खाता नहीं खुला हुआ है, जानते हैं। बैंकिंग बिजनेस किस लिए हो रहा है, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा, हमको अच्छे से याद रखना है, जब हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे हमको ध्यान देखना होगा क्या, बैंकिंग बिजनेस क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बोलिएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। किस लिए, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। वो भी बोल दीजिएगा फटाफट से, सर बैंकिंग का काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। ऑलराइट, इसका रेगुलेटर कौन है सर, आरबीआई। ठीक है सर, इसकी कैटेगरी क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर 4 कैटेगरी में बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला कॉमर्शियल बैंक्स, बोलिएगा स्क्रीन पे मत देखिएगा, इधर देखिएगा, कॉमर्शियल बैंक्स। दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तीसरा पेमेंट बैंक्स। चौथा कोऑपरेटिव बैंक्स। एक बार और याद कर रहे हैं हमको, अभी के अभी याद करना है। ऑलराइट, कॉमर्शियल बैंक्स बोल लीजिएगा, कॉमर्शियल बैंक्स। दूसरा जल्दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड तीसरा पेमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। याद देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा उसमें से, आप तो सिर्फ ध्यान से मार कर देखिए कहां जा रहा है, उसको फोकस कीजिएगा। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स। हाँ सर, हमको सारा देखना है, कुछ नहीं देखना, बस एंजॉय कीजिएगा स्टडी को, ठीक है। ऑलराइट, लीजिए अब यहां आपके लिए कुछ स्पेशली रेडी कर देते हैं। देखिए शांत सुनना, कॉमर्शियल बैंक से बात करेंगे। सर कॉमर्शियल बैंक, हाँ कॉमर्शियल बैंक, बेटा कॉमर्शियल बैंक नाम से साफ लग रहा है प्रॉफिट चाहिए इसको। कॉमर्शियल बैंक बिजनेस करना आया है, ऐसा बैंक जो क्या करना है, बिजनेस करना आया है। क्या चाहिए सर इसको, पैसा, मतलब आपके पैसे से पैसा बनाना है इनको। चलिए समझते हैं, ध्यान समझते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है ना बेटा, कॉमर्शियल बैंक जो यहाँ दे रखा है, देखिए कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है ये, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, बहुत ध्यान सुनना, इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, उसे हम बोलेंगे कॉमर्शियल बैंक, जो इन कैटेगरीज में फॉल हो रहा है, ठीक है। उन कैटेगरीज में जो फॉल हो रहा है उन्हें हम बोलेंगे कॉमर्शियल बैंक्स। जैसे सर कौन कौन सा हो सकता है, बहुत ध्यान से बेटा। पब्लिक बैंक, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बोलिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक। सर दूसरा प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। ऑलराइट सर, नेक्स्ट कौन सा है सर, याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक बोलिएगा, रीजनल रूरल बैंक। वापस रीजनल रूरल बैंक। सर क्या है, रीजनल रूरल बैंक। सर हमको पहले समझ में आ गया, कौन सा हमारा हो गया, पब्लिक सेक्टर। सर दूसरा कौन सा हो गया, हमको जल्दी बताइएगा, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा कौन सा हो गया, रीजनल रूरल बैंक। एंड चौथा फॉरेन बैंक। सबका पोस्टमार्टम करूंगा, याद करवा के ही छोड़ूंगा आज तो, पक्का विश्वास दिला रहा हूं। फॉरेन बैंक, ये चौथा कैटेगरी आ गया। कॉमर्शियल बैंक के अंदर ना 4 कैटेगरी बन गया। कौन सा, पहला बोलिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा जल्दी स्पीड से वहां नहीं देखना है, याद रखिएगा, आई होप बोल चुके होंगे। तीसरा सर आरआरबी, हाँ रीजनल रूरल बैंक, बताऊंगा क्या होता है, अच्छे से समझाऊंगा। एंड फोर्थ वन इज फॉरेन बैंक, विदेशी। अब ध्यान सुनिएगा, इनकी कैटेगरी बना लेते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में ना मोर देन, इन इंडिया, याद देखिएगा, इन इंडिया मोर देन याद रखिएगा, मोर देन 75%, कितना, मोर देन 75% बैंकिंग बिजनेस जो होता है ना, बैंकिंग बिजनेस, वो पब्लिक सेक्टर बैंक से आता है। कितना, मोर देन 75%, मोर देन 75%। क्या सर, हाँ 75% जो बिजनेस है वो कहां से आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से। सर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है बेटा, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं। सर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम सुना है, एसबीआई नाम सुना है, तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। वापस बोलिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक कैसा होगा, नेशनलाइज्ड बैंक होगा। कैसा, नेशनलाइज्ड बैंक। कितना बैंकिंग बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, 75%। मतलब अगर जितना भी हम बैंकिंग इंडस्ट्रीज को सबको मिला लें, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक जो है, नेशनलाइज्ड बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनका बैंकिंग बिजनेस मोर देन 75% है, मतलब मेजोरिटी है। तो सर इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसके अंदर स्टेक मतलब इक्विटी किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा होगा। तो जो मेजोरिटी यहाँ पे स्टेक का होगा, मतलब जो कंट्रोल, इक्विटी कंट्रोल कर रहा होगा, कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा बातें याद रखेंगे हम पहले, ठीक है।
तो हम बताया क्या रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर बैंक कैसा होता है, नेशनलाइज्ड बैंक, वो भी बोलिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक कैसा है, नेशनलाइज्ड बैंक, जिसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा गवर्नमेंट्स का होगा, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसका होगा, गवर्नमेंट का। ऑलराइट, अच्छा सर इसके अलावा मोर देन 75% टोटल, याद रखिए टोटल बैंकिंग बिजनेस जो है ना इन आवर कंट्री कहां से आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से। ऑलराइट, 75% से ज्यादा बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक। सर प्राइवेट सेक्टर बैंक सिंपल सा है, जिसके अंदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स होंगे, बैंकिंग कंपनी का इक्विटी में मेजॉरिटी स्टेक किसका होगा, याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर किसका होगा, किसका, सिंपल है ना, प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर, क्या प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाँ जी, मतलब यहां बात करेंगे ऐसा शेयर होल्डर जो कौन होगा, गवर्नमेंट नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ कौन होगा, मेजॉरिटी स्टेक किसके पास में होगा, प्राइवेट मींस पब्लिक, यहां पब्लिक वाला वो पॉइंट नहीं कर रहा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, ऑफ कोर्स बैंकिंग कंपनी रख लीजिएगा, बैंकिंग कंपनी जितनी भी होगी पब्लिक कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी जो भी होगी वो पब्लिक कंपनी होती है, मैं प्राइवेट कंपनी कह रहा हूं, यहां पे गवर्नमेंट का स्टेक ना बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है तो इसके शेयर्स जो होंगे, बैंकिंग कंपनी भी कहते हैं कंपनी होती है, इसके शेयर्स मतलब कौन से, इक्विटी शेयर्स, वो पब्लिक के पास ज्यादा होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर गवर्नमेंट के पास ज्यादा होंगे। ऑलराइट, ठीक है सर इसको इसके ऊपर कौन सा कानून लगेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक पे, ऑफ कोर्स आरबीआई। ऑलराइट, आरबीआई। अच्छा एक बात अपने याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जितने भी बेटा बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ देखिएगा बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इन बैंकिंग सेक्टर का जो कानून लगता है, इन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो हम लोग लॉ अप्लाई होता है ना बेटा, वो याद देखिए कौन सा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद कर लीजिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जितने भी बैंक्स उन सब पर अप्लाई होता है। इस कानून में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया हुआ है कि बैंक्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन्हें कैसे बैंकिंग बिजनेस करना है, इसका स्पेशली तो याद कर लीजिएगा, जब भी बैंक्स के लॉज की हम बात करेंगे उसका स्पेशल लॉ कौन सा हो गया, बैंकिंग एक्ट 1949, याद हुआ। और सर याद हो गया, तो हमने कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या देखा, अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करी, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी। ऑलराइट, अब सुनिएगा, रीजनल रूरल बैंक, सर रीजनल रूरल बैंक, हाँ ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत बड़ा प्यार से पकड़ना इसको, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, दरअसल बेटा ये होता है शेड्यूल बैंक ही हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं, याद रखिएगा शेड्यूल बैंक होते हैं ये, बट इनका जो प्राइम फोकस होता है ना, वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन तरफ ज्यादा होता है। मतलब सर ये डिस्ट्रिक्ट में, मतलब रीजन लेवल पर अवेलेबल होते हैं। अब ये जो बैंकिंग कह रहे हैं हम लोग सेक्टर शेड्यूल बैंक है सर, शेड्यूल बैंक का मतलब देखिए ध्यान सुनेगा, ये इसका मेन फोकस कहां होगा, सेमी अर्बन एरियाज पे, ठीक है, या अच्छा बोलेंगे रूरल एरियाज, जो कि ऐसा एरिया जहां पर क्या है सोसाइटी का वीकर सेक्शन है। सर सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, देखिए समझेगा, जब हम बोल रहे हैं कि रीजनल रूरल बैंक का मीनिंग यहाँ पे किस सेंस से निकल रहा है कि ऐसा बैंक जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को फाइनेंस प्रोवाइड करता हो। क्या सर, ऐसा बैंक जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को क्या करता हो, फाइनेंस प्रोवाइड करता हो। क्या करता है, प्रोवाइड फाइनेंस, सर फाइनेंस प्रोवाइड करता है वीकर सेक्शन। सर ये वीकर सेक्शन कौन लोग आ गया, बहुत सिंपल है, आप लोग सिर्फ एक बार ध्यान से सुनते जाना, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है, मैं एक एक पकड़ के समझाने वाला हूं। वीकर सेक्शन देखिएगा, हम बोलेंगे एग्रीकल्चर लेबर्स, क्या सर, एग्रीकल्चर लेबर्स, हाँ इनको, या हम बोलेंगे मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर, या फिर मार्जिनल फार्मर्स, या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर मार्जिनल फार्मर आया समझ में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर समझ में आया। सर मार्जिनल, एक मिनट सर, मार्जिनल क्या होता है, आइएगा समझ लेते हैं फटाफट से, मार्जिनल क्या होता है, ध्यान सुनेगा। ये जो मार्जिनल है ना, ये आपके बुक एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ।
एक होता है स्मॉल फार्मर, एक होता है मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास लगभग 5 एकड़ जमीन होता है, ठीक है, 5 एकड़ जमीन। और मार्जिनल उनसे भी कम हो गया, जिनके पास में लगभग 2.5 एकड़ जमीन होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी मानी जाती है लगभग करीबन 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 1000 केजी पैडी प्रोडक्शन होता है। मतलब अगर एक फार्मर के पास में 2.5 एकड़ जमीन है और उससे 1000 किलो वो कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी चीज, पैडी जिसे बोल रहा हूं मैं ना, धान जिसे बोलते हैं, वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे बोलेंगे मार्जिनल फार्मर। अभी बहुत छोटा फार्मर है, इसके पास में जमीन कम है, प्रोड्यूस कम होता है, इसके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है, तो रीजनल रूरल बैंक से करेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो कौन कौन से लोग होंगे, एग्रीकल्चर फार्मर्स, ठीक है, लेबर जिसे बोलो एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं, या फिर ऐसे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2.5 एकड़ का जमीन है। सर 2.5 एकड़ कितना होता है, ठीक है, 1 हेक्टर, 1 हेक्टर, ठीक है, 2.5 एकड़ मतलब कितना बोल रहे हैं, 1 हेक्टर, और उनका प्रोडक्शन कितना 1000 केजी तक होता है, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। ऑलराइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने नाम सुना होगा, बीडी वर्कर्स, ये बोलते हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यहां पर कौन है, जैसे बीडी वर्कर, बीडी वर्कर्स, ये मार्केट ऐसा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। हैंडलूम, हैंडलूम्स आपने सुना होगा, हैंडलूम वर्किंग्स, या आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताऊं एक और, जैसे फिशरमैन, फिशरमैन या फिशर वीमेन, ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर हो गया जहां पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर में कवर नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब इनको फाइनेंस अगर आपको प्रोवाइड करना है तो याद रखिएगा रीजनल रूरल बैंक्स अपना रोल प्ले करता है। क्लियर है। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होता है सर, जनरली शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं जो जिनका जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन कौन हो सकता है, बताइएगा फटाफट से। सर ये हो सकते हैं कौन, मार्जिनल फार्मर, बोलिएगा मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करते हैं बताते हैं। देखिए, आपने एक स्कीम सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिएगा, देखिएगा ये कैसे हेल्प करते हैं। वेजेस डिसबर्समेंट में, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन में, सर वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ, आपने स्कीम सुना है बेटा, महात्मा गांधी नरेगा, एक मिनट चल नहीं रहा है, महात्मा गांधी, एक मिनट मैं करता हूं ट्राई, जी हाँ, जी हाँ, ये एक एक्ट था। सर ये एक्ट किस लिए बना था, देखिए मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम ये था कंट्री में, जो कंट्री का जो रूरल एरिया है ना, जो बैकवर्ड एरिया रह गया, वो एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आपने नाम सुना होगा नरेगा, नरेगा, नरेगा। एक्चुअली एक्ट 2005 था जिसमें नाम बाद में अमेंडमेंट किया गया था महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ये कांग्रेस का टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नरेगा का मतलब यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जी हाँ, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, आर स्टैंड्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर स्टैंड्स फॉर गारंटी, एन एक्ट 2005, ये ए स्टैंड्स फॉर एक्ट, ठीक है, 2005। इस स्कीम में क्या हुआ, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने का, जो कि बैकवर्ड एरिया से था, ठीक है, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एम्प्लॉयमेंट देने का गारंटी लिया, ठीक है। अब इनका जो वेजेस होता है ना, इसको भी बांटने का काम आरआरबी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा स्कीम रखा था, एमजी, महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, महात्मा गांधी नेशनल, याद रखिएगा, आर स्टैंड्स फॉर रूरल, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी स्टैंड्स फॉर गारंटी, एक्ट 2005, ठीक है। अच्छा, इस आरआरबी इसमें भी हेल्प करता है, क्लियर है। रीजनल रूरल बैंक इसमें भी हेल्प करता है गवर्नमेंट को, जो वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लस वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है,
ऑलराइट, अब देखिए आरआरबी के बाद आपने क्या याद किया, आरआरबी क्या करता है, एक शेड्यूल बैंक है जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज को क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और खास तौर से किसमें, वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर लेबर हो सकता है, एग्रीकल्चर लेबर हो सकता है, बोलिएगा एग्रीकल्चर लेबर हो सकता है, मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं। मार्जिनल फार्मर्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मार्जिनल फार्मर कौन है, जिसके पास कितना एकड़ जमीन है। आई होप आपको याद होगा। याद हो गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जी हाँ, 2.5 एकर्स। क्या सर, ऐसा फार्मर जिसके पास जमीन कितना है, 2.5 एकर्स। एकर्स याद रखिएगा, लगभग 1 हेक्टर जमीन। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल फार्मर। जिनके पास 5 एकर्स है उन्हें बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऑलराइट, इनको पैसा की जरूरत पड़ता है। ऑलराइट सर, सर याद हुआ। सर अनअदर सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे बीडी वर्कर्स होते हैं, बीडी वर्क होता है ना, यानी ये हैंडलूम वर्क, हैंडीक्राफ्ट्स, आप सुना होगा फिशरमैन या फिशर वुमेन्स, ये वाले जो वर्क होते हैं इसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अच्छा, मैं यहां तक आपको बताया कॉमर्शियल बैंक का कैटेगरी के अंदर। पहला हमने बताया पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर दूसरा हमने डिस्कस किया प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा हमने डिस्कस किया रीजनल रूरल बैंक्स। ऑलराइट, अब यहां मैं आपको चौथा बता रहा हूं, फॉरेन बैंक्स। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो इसको वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फटाफट समझते हैं आगे की बात को। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, चलिए गुड। ऑलराइट, नाउ अब यहां एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फटाफट से, फॉरेन बैंक। जी हाँ, फॉरेन बैंक्स। हमने क्या क्या डिस्कस किया कॉमर्शियल बैंक किया। अभी मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर बताया। बैंकिंग सेक्टर में 4 तरह का बैंकिंग का कैटेगरी है। पहला कॉमर्शियल बैंक्स, दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तीसरा पेमेंट बैंक्स एंड चौथा कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया अभी आपसे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के अंदर पहले हमने डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होगा, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑलराइट, दे कंट्रीब्यूट मोर देन 75%। ऑफ कोर्स बैंकिंग बिजनेस में 75% या उससे ज्यादा जो बिजनेस बैंकिंग बिजनेस करने वाले बैंक है ना इन आर इंडिया ना, वो कौन है, पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर हमने डिस्कस किया प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी किसके पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास में, प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी चाहें तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ले सकते हैं, एक्सिस बैंक के शेयर्स ले सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए। ऑलराइट, ऑलराइट सर, इसके अलावा हमने डिस्कस किया रीजनल रूरल बैंक्स। क्लियर है। अब हम चौथा बात कर लेते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके हेडक्वार्टर, याद देखिएगा, जिनके हेडक्वार्टर्स, जिनके हेडक्वार्टर तो उनका होम कंट्री में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल होम कंट्री यहाँ पे बोल रहे हैं, हेडक्वार्टर कहाँ होगा उसका, होम कंट्री में। जैसे मान लीजिएगा हम बोलते हैं, एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका नाम सुने हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका। सर ये बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ का बैंक है, आई होप सबको पता होगा, यूएस का। तो ये होम कंट्री क्या हो गया इसका, यूएस। तो फॉरेन बैंक कौन सा बैंक होगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, उसका होम कंट्री में। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस बैंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया में, इन इंडिया क्या कर रहा होगा वो, बैंकिंग बिजनेस। क्या सर, इंडिया में क्या कर रहा है वो, बैंकिंग बिजनेस कर रहा है। इंडिया में क्या कर रहा है, बैंकिंग बिजनेस। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, फॉरेन बैंक। सर ये फॉरेन बैंक इंडिया में क्या करने आया है, बेटा फॉरेन बैंक इंडिया में आपके साथ बैंकिंग बिजनेस करने आया है। ठीक है सर, ऑलराइट। तो सर ये जो आपने बताया सिटी अमेरिका या बैंक ऑफ अमेरिका, क्या है ये, बेटा एक अमेरिकन बैंक है, मीन्स फॉरेन बैंक है। अच्छा, एक आध एग्जांपल आपको बताते हैं, आपने नाम सुना होगा हांगकांग एंड शंघाई बैंक, HSBC नाम सुने हैं, सिटी बैंक नाम सुने हैं, ये कौन से हैं सबके सब बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। सर ये फॉरेन बैंक्स जो हैं ये इंडिया में कितने हैं, याद देखिएगा, अभी आज का डेट के हिसाब से इंडिया में लगभग फॉरेन बैंक्स जो हैं हम आपको बता दें, इंडिया में लगभग ये जो हैं फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर लगभग 46 अराउंड हैं जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में हैं। ठीक है, इसमें से बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना बहुत पुराना बैंक है इंडिया में, जो कि फॉरेन बैंक के रूप में फॉर्म में काम कर रहा है यहाँ पे, बैंक ऑफ अमेरिका। याद हुआ, सिंपल एकदम। सर याद हो गया हमको, बच्चे से याद हो गया, पक्का याद हो गया। अच्छा ठीक है, अब सुनिएगा, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं सारा डेटा याद करवा रहा हूँ। हमको उतना लंबा चौड़ा रीडिंग में जाना नहीं, हमको डेटा याद करना है। ठीक है सर, हमने कैटेगरी पढ़ ली, ऑलराइट, कैटेगरी पढ़ा। पहला कैटेगरी क्या पढ़ा था हमने, सर कैटेगरी में कमर्शियल बैंक में हमने 4 देखे, पब्लिक, प्राइवेट, शाबाश, गुड, आ जाइएगा, बोल दीजिएगा, आ जाइए, फॉर्म में आ जाइएगा, बस पोस्टमार्टम कर दीजिएगा इसका। एंड
रीजनल बैंक एंड फॉरेन बैंक, ठीक है, ऑलराइट गुड। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम यहां लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या सर? स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारा डेटा देखिए हमने कवर कर लिया, अभी आपसे बात करते करते सारा डेटा कवर कर लिया है। अब हम लोग आ गए स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ। ऑलराइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या रोल है, समझेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक है जहां पर, समझिएगा, जो अदर मेजर बैंक है ना वो फंड प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो वहां स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना रोल प्ले करता है। मतलब सर यहां लोन प्रोवाइड करने की जो लिमिट होती है, दरअसल जो बड़े बैंक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये इन पे लोन लेने का, इनसे लोन लेने का कोई लिमिट नहीं है। आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, जी हाँ, आपके पास एसेट्स होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लोन दे देंगे आपको ये। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनकी कोई लिमिट है। अब वो लिमिट इसलिए क्योंकि ये छोटे बैंक्स हैं, बट छोटे का मतलब यहां पर ये इनका पर्पस भी ऐसा ही है। ये पर्पस क्या लेके घूम रहे हैं, ये इनका पर्पस भी यही है कि ये सोसाइटी के उन सेक्शंस को फंड अवेलेबल करा सके जहां पर बड़े बैंक्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अब बड़े बैंक्स क्यों नहीं कराते हैं, उसका रीजन समझेगा। बड़े बैंक्स का मेन फोकस है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वैसे सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा भी होता है कि जो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसे बोलते हैं ना माइक्रो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज। सर ये माइक्रो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? आई होप आपने तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। देखिएगा यहां हम समझाते हैं पहले आपको। स्मॉल कह रहा है माइक्रो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड्स व्हाट? माइक्रो, जी हाँ, इंक्लूड व्हाट? माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्या सर यहाँ पे भी वो लोग हैं? हाँ, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। सर मतलब ये ऐसे हैं जो आपकी शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जैसे आपकी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री, हाँ। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री ने एक प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सपोज, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वो 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये बेचारे क्या होता है, एक माइक्रो स्मॉल लेवल पे छोटी छोटी बिजनेस चल रहे हैं, आप सुना होगा ना लघु उद्योग, नहीं सुने हैं? सुने हैं। सो ऐसे इंडस्ट्रीज को फाइनेंस की जरूरत होती है। अब इनके फाइनेंस बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट में तो नहीं होते हैं, छोटी रिक्वायरमेंट में होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा क्यों ना एक काम करें, ऐसे सेक्टर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, इनके लिए भी एक ऐसा बैंक बनाए जिनकी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी इंडस्ट्री जिनकी रिक्वायरमेंट कम है फाइनेंस की, ठीक है, कम क्यों है? बिकॉज ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस, उनका स्केल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना स्पेसिफिकली किस पे फोकस कर रहा होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, और उन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सिंपल एकदम, ये अलग फंक्शन आ गया हमारे पास में। ऑलराइट सर, हमको याद हुआ, आपको याद हुआ, आपको याद हुआ, हाँ सर याद हो गया, ऑलराइट नाउ। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, सेक्शन 22 के अंदर कवर किया गया हुआ है, सेक्शन 22, जी हाँ। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी बैंक हैं उसको रेगुलेट कौन से एक्ट में होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन 1949। और यहाँ पे प्लस आरबीआई और फेमा भी है। सर फेमा ये क्या होता है? फेमा होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बोलिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप लोगों के करियर में जबरदस्त तरीके से पूछने वाला है आपसे आगे, ऑफ कोर्स आएगा, बैंकर आएगा। सर अभी तो हमको सीएससीटी का प्रिपरेशन करा दीजिएगा सर, भविष्य बाद में देखेंगे, ठीक है। आइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट। सर यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर बड़ा बनाना है तो याद रखिए हम उनको बोलेंगे एक्सपोर्ट करो बिजनेस, जाओ बड़ा बड़ा स्मॉल लेवल पे बिजनेस करो और कुछ ऐसा बनाओ जो हम बाहर कंट्री में बेच सकें। और जैसे ही वो अपने प्रोड्यूस को बाहर कंट्री में बेचेंगे, याद रखिएगा वहां पर आ जाएगी फॉरेन करेंसी। क्या आ जाएगी? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी,
फॉरेन करेंसी, और जैसे ही फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाएगा उनके ऊपर कौन सा कानून लग जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि कुछ वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा आपने कुछ एक्सपोर्ट किया बाहर, आपने कोई प्रोड्यूस बनाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, और वो कहां भेजा, इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया से जब यहां आएगा तो कैसा आएगा, इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो कैसा फॉरेन पैसा आया, इन फॉरेन करेंसी, कैसे में आया, फॉरेन करेंसी में पैसा आया। तो यहां पर कौन सा अकाउंट शुरू हो जाएगा, फेमा। क्या सर बाकी जो कमर्शियल बैंक हैं उन पे फेमा ही लगता है बेटा, जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसा भी ट्रांजैक्शन आ गया, मान लीजिएगा जहां पर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा आ गया जिस पे इंटरनेशनल एंगल है। सर इंटरनेशनल एंगल का मतलब अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गया, यहां से कुछ आप बाहर बेच रहे हैं या बाहर से कुछ यहां आ रहा है, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई हो जाता है। ऑलराइट, सो स्मॉल फाइनेंस बैंक सर कौन सेक्शन में रजिस्टर्ड होते हैं, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949। एक बार वापस से, कम ऑन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 किसकी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, इसके अंदर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑलराइट, चलिए यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम कैटेगरी नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 पे आते हैं। कैटेगरी नंबर 3 यहां पे बात करने वाला है, याद रखिएगा किसका बात कर रहे हैं वो आपसे, ओफो जी हाँ, पेमेंट बैंक्स। ये तो बहुत नॉन है यार, इसमें मैं आपको बताऊं क्या मजे का बात, आपने पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा, आप यूज करते होंगे, पेटीएम यूज किया आपने, फोन पे, या आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट आप जानते होंगे, व्हाट्सएप पे पेमेंट, ठीक है, इंडियन पेमेंट सर, हाँ अभी बताया था इससे पहला सेशन में, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं पेमेंट बैंक्स के। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे सर, ये क्या करते हैं, ये बैंक्स क्या करते हैं। दरअसल यार देखो बेटा, ध्यान समझना आप लोग, ये बैंक जो है ना, जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर उन्होंने, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स, एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स, ये दरअसल फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी दे रहे हैं, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी दे रहे हैं, प्लस क्या दे रहे हैं आपको, आपके डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, याद करना है यहाँ पे बेटा, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एक्सेप्ट, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कितना कर सकता है पेमेंट बैंक, सर जल्दी से जल्दी 1 लाख तक का। ऑलराइट, क्या हेल्प कर रहा है, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी में हेल्प करता है। क्या सर ये हमारे डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट भी देगा, क्या हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा, हाँ जी देना पड़ेगा, आप जो डिपॉजिट जमा हुए हैं ना इनके पास में, इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हाँ। क्या सर ये पेमेंट बैंक हमको, ये पेमेंट बैंक सर, क्या ये पेमेंट बैंक हमको लोन दे सकते हैं, लोन चाहिए सर हमको, लोन मिल जाएगा पेमेंट बैंक से, आंसर इज नो। हाँ, ये लोन वो नहीं देने वाले हैं आपको, लोन के लिए तो ट्रेडिशनल बैंक में जाना पड़ेगा, तो अभी बताया था ना कॉमर्शियल बैंक, उन्हीं के पास जाइएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे पेमेंट बैंक्स का, हाँ आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसके थ्रू अपने डिपॉजिट्स 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। जी हाँ, इस पेमेंट बैंक पे जो आपने डिपॉजिट अपना अमाउंट किया हुआ है उस पर इसको इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, जी हाँ देना पड़ेगा। और यही इसी पेमेंट बैंक के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। क्या सर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, हाँ आप ना इस पेमेंट बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, या आपको किसी बैंक की एफडी खरीदनी है, तो आप इन पेमेंट बैंक से क्या कर सकते हैं, आप अपना इनका पेमेंट करके ये सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है एकदम। तो पेमेंट बैंक क्लियर है, भी अभी ये कंट्री में आप देखिएगा बहुत पॉपुलर हो चुका है पेमेंट बैंक सिस्टम, और जरूरत था हमारा इकोनॉमी का। अभी ये जितना ट्रांजेक्शन है वो ज्यादातर किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, करप्शन का चांसेस बचेगा। आइएगा इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं हम लोग, ये चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार, एक बार फटाफट से हम लोग कंपेयर करेंगे इसको ना, ध्यान से देखिए, कंपैरिजन कर रहा है ट्रेडिशनल बैंक्स में, कह रहा है ट्रेडिशनल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, इनमें क्या क्या फर्क होते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, हाँ जी ट्रेडिशनल बैंक भी एक्सेप्ट करता है, और पेमेंट बैंक अभी बताए थे आपको। अच्छा, क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, हाँ जी आपके उस पर दोनों ही इंटरेस्ट पे करेंगे। ऑलराइट सर, मतलब आपका अमाउंट डिपॉजिट है ना, उस पर इंटरेस्ट दोनों को देना पड़ता है। विड्रॉल, हाँ आप चाहे तो उससे पैसा निकाल सकते हैं, आपको निकालते होंगे, यूज किया हुआ है। एंड प्रोवाइड लोन्स, हाँ सर ये तो देगा, ये तो हमारा ट्रेडिशनल बैंक है। सर ट्रेडिशनल बैंक अभी बताया था ना, कॉमर्शियल बैंक्स
क्या स्मॉल बैंक नहीं होगा सर? हाँ हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देगा आपको, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक्स कौन से हो गए? ट्रेडिशनल बैंक्स। तो ऑफ कोर्स ये आपको लोन भी देते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देता है, कहीं यहाँ पर कोई लोन वोन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, चलिए इशू क्रेडिट कार्ड्स, हाँ जी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और यहाँ क्रेडिट कार्ड का कोई रोल नहीं है सर। क्रेडिट कार्ड आपको याद होगा, आपने समझा होगा, उधारी पैसा, बैंक से आपने उधार पैसा ले रखा है तो उसके लिए कार्ड इशू हो जाता है, ठीक है, वो आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कार्ड इशू किया जाएगा। सिबिल ऑफकोर्स क्रेडिट रेटिंग दी जाती है ना। अच्छा, क्या पेमेंट बैंक कार्ड क्रेडिट इशू कर सकता है? क्रेडिट कार्ड देगा पेमेंट बैंक। क्रेडिट कार्ड से हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, पेमेंट बैंक से उधार वाला नहीं देंगे भाई, आपका पैसा है बस उसी से बिजनेस कीजिएगा। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, हाँ जी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और प्लस यहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था भी, अगर आप चाहें तो पेटीएम बैंक से आप, फॉर एग्जांपल पेटीएम आपके पास अवेलेबल है तो आप पेटीएम से सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदनी है, आपको कंपनी के शेयर से पैसा लगाना है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें डिपॉजिट की लिमिट की अगर बात करें तो याद रखिएगा, आप कॉमर्शियल बैंक्स मतलब ट्रेडिशनल बैंक्स में कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा डिपॉजिट कीजिएगा। ऑफकोर्स रूल्स हैं कुछ, ठीक है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है वो है 1 लाख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पेमेंट बैंक में मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट होता है? 1 लाख रुपीज। ये क्या लिखा हुआ? पर इंडिविजुअल। याद रखिए, पर इंडिविजुअल बोल रहा है। पर इंडिविजुअल का मतलब यहां पर यह है कि अगर मिस्टर ए जिन्होंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, याद रखिएगा पेमेंट बैंक के अंदर, क्या सर? पेमेंट बैंक के अंदर, लाइक अगर उनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है तो उसमें वो मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकते हैं? 1 लाख तक। ये इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल है। ओके सर मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है सर, मेरे पास फोन पे भी है, ठीक है सर, मेरे पास में मान लीजिएगा सर मेरे पास में और अदर बैंक्स के भी हैं पेमेंट बैंक्स, तो सब में 1-1 लाख मेंटेन कर लूँ सर, सब में 1-1 लाख मेंटेन कर लूँ, तो याद रखिएगा 1-1 लाख जो है वो हर एक पेमेंट बैंक के हिसाब से है। अगर आपने पेटीएम है तो मैक्सिमम 1 लाख पेटीएम, अगर एयरटेल है तो मैक्सिमम पेमेंट ऑफ एयरटेल। ऑलराइट, तो पर इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल क्लाइंट लिखा है यहाँ पे, देखेंगे ना, पर 1 लाख रुपीज ओनली फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, एक कस्टमर का। तो पेटीएम बैंक का अगर आप लिखा तो उसका कस्टमर हो गए। आप मिस्टर ए जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के भी कस्टमर हैं, तो ऑफकोर्स उनका भी 1 लाख तक हो सकता है। ये इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर है तो हाँ, मैं रेडी हूं आपके आंसर करने के लिए। ऑलराइट, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक। ये लास्ट वन आ गया हमारा। जी हाँ, लास्ट कैटेगरी आ गई सर। लास्ट कैटेगरी, हाँ, जनरली कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर कर लिया जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स। जी हाँ, ये 2 लेवल पे बनते हैं, एक बनता है अर्बन लेवल पर, याद रखिएगा, और एक स्टेट लेवल पे। अर्बन लेवल पे और स्टेट लेवल पे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। जी हाँ, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। एंड किसको पैसा देगा? लैंड टू द स्मॉल बोरोवर्स एंड बिजनेसेस कंसंट्रेटेड सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिटीज, लोकेलिटीज और प्लेस ग्रुप्स, ठीक है, अर्बन एरिया पर। और एक स्टेट कोऑपरेटिव, याद रखिएगा ये सेंट्रल लेवल पे होता है अर्बन कोऑपरेटिव, ठीक है, और ये हमारा होगा स्टेट कोऑपरेटिव। दोनों की अलग अलग रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इज अ फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स which acts as the custodian of the cooperative banks structure in a state। समझते आइएगा फटाफट से एक बार इसको। देखिए यहां पे कह रहा है बोरोवर, स्मॉल बोरोवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर लेते हैं। कोई लोकल एरिया है, लोकल एरिया, उस लोकल एरिया के लिए ये क्या करेगा? उन लोकल एरियाज में जो स्मॉल बिजनेसेस होंगे, स्मॉल बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल सर मान लीजिएगा आप एक शॉप चलाते हैं, तो ये शॉप चला रहे हैं आप, इसके लिए आपको फंड का रिक्वायरमेंट है, तो ये उस लोकल एरियाज के शॉप्स और ऐसे स्मॉल बिजनेस को क्या करेगा? फंड अवेलेबल कराएगा। 2 लेवल पे बनता है कोऑपरेटिव बैंक, इसका डिटेल में आगे जाऊंगा मैं। देखिए अर्बन कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि हमारे 2 कैटेगरी में आगे। कोऑपरेटिव जैसी सोसाइटी की, जैसी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उस सोसाइटी, उस ग्रुप ऑफ पीपल जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अलवर का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके नेचर के ही लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल में हम लोग और जाएंगे आगे। आई होप बहुत छोटा सा सीरीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रेडी किया हुआ था, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। आपको सिर्फ एक बार इसको स्क्रॉल करके पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, और
फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाता है, याद रखिएगा आपको डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पूरा डेटा समझ लिया है, आई गारंटीड आपको रीडिंग में करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो एंजॉय कीजिएगा और अवेयर रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर बेसिस पर रहेगी, तो जितना ज्यादा डेटा होगा उसको याद करने का तरीका क्या है, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज। ऑलराइट, तो टेस्ट सीरीज आने वाली है, एंजॉय कीजिएगा, टेक केयर, गुड बाय।